हाँ, तो आज हम फिज़िक्स के जो नीट का पेपर है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल इज 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशनल एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। तो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम जनरली f से लिखते हैं, यहाँ पे इसने वाइब्रेशनल मोड को f से लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का नोटेशन अलग दे देंगे। इफ द रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज 8/7, ये हमें गामा की वैल्यू दे रखी है Cp/Cv, देन द वैल्यू ऑफ f यहाँ पे याद रखना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड के बारे में बात कर रहा है, नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखते हैं, गामा विच इज इक्वल टू Cp/Cv इक्वल टू 1+2/fd। मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को fd लिख दिया है, ओके। तो इसको एक बार ऐसे लिख लो, fd + 2/fd। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसने 3 ट्रांसलेशनल दे दिया, 3 रोटेशनल दे दिया और f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। तो पहले 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और देखो वाइब्रेशनल मोड होता है ना, उसके एक वाइब्रेशन मोड के कोरस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो इसने f नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड दिए हैं, तो ये हो जाएगा 2f, और ये इधर आ जाएगा फॉर्मूले का 2। ये देखो फॉर्मूले में 2 लिख रखा है ना प्लस में, डिवाइडेड बाई fd की सेम वैल्यू 3 + 3 + 2f। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8 + 2f डिवाइडेड बाई 6 + 2f विच इज इक्वल टू 4 + f 3 + f, जो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 8/7। तो इसको इक्वल कर दो। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 28 + 7f इक्वल टू 8f + 24। देखो 8f - 7f f हो गया, और 28 - 24 ये हो गया 4। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड 4 आ रहे हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। व्हेन बोथ द जॉज टच ईच अदर द वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट। देखो ये चीज ध्यान देनी यहाँ पे, वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ द मेन स्केल। देखो जब 0 से लेफ्ट साइड चला जाता है तो वो एक दूसरे के ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो उसको हम नेगेटिव 0 एरर बोलते हैं। और जब बीच में दोनों के गैप रह जाता है जो को टच करने के बाद भी, तो उसको हम पॉजिटिव 0 एरर बोलेंगे। तो इस कंडीशन में, नेगेटिव 0 एरर की कंडीशन में, जो वर्नियर कैलिपर किसी भी, जैसे वायर हो गया, कोई अदर डिवाइस होगी जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, तो नेगेटिव 0 एरर के टाइम में वो लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ मेजर करेगा। तो हमें एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी मेजर्ड लेंथ आई है, ऑब्जर्व्ड लेंथ आई है, उसमें हम एरर कैलकुलेशन ऐड कर देंगे, एरर करेक्शन ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के भी किया जा सकता था वैसे। तो इसमें देखो इसने बोला है कि इफ द वर्नियर कैलिपर मेजर्स द लेंथ ऑफ ए वायर टू बी 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला वर्नियर कैलिपर खराब था, मतलब इसमें एरर थी, फिर भी इसने 1 सेंटीमीटर मेजर किया, तो एक्चुअल क्या था, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा आता। तो ऑप्शन में करेक्ट करने के बाद एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर तो नहीं आएगी ना, इससे कम आएगी। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब लास्ट में ऑप्शन बचा 3 नंबर 1.04। अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये टिक कर सकते हो। कैलकुलेशन में क्या है कि हमें उस एरर करेक्शन को निकालना पड़ेगा। तो एरर करेक्शन को मैं E लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू नेगेटिव एरर करेक्शन है ना। वैसे ही आप कंफ्यूज मत हो, नेगेटिव एरर करेक्शन में जो एरर करेक्शन आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, जो लेंथ हमारी ऑब्जर्व की है या हमने मेजर की है उसमें। तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट इनटू ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और माइनस जो वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड करेगा वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने टोटल कितने दे रखे हैं 10, और 1 MSD की वैल्यू दे रखी है इसने 1 mm, है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। तो यहाँ से लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पहले लिस्ट काउंट कैलकुलेट करो, 1 MSD डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 MSD है 1 mm डिवाइडेड बाई 10। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब हम एरर करेक्शन निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट 0.01
और मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस इसका कौन सा कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन, वर्नियर कैलिपर मेजर्स द लेंथ ऑफ वायर टू बी, ये देखो फोर्थ है ना, दैट द फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, तो इसको ये 6 आ गया, मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी एक्चुअल लेंथ क्या आ जाएगी, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1.06 सेंटीमीटर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा वो ये वाला ही माना जाएगा ना, या तो फिर बोनस मिलेगा या फिर 3 नंबर आंसर को सही माना जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 identical PN junction diode D1, D2 and D3 are connected across a battery as shown in the figure. If the width of the depletion region of D1, D2 and D3 are W1, W2 and W3 respectively, then the correct option is। अब इसमें देखो डायोड को जब हम रिवर्स बाइस में बैटरी के साथ बाइसिंग करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं, तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली जब हम उसमें फॉरवर्ड वाइस में बाइसिंग करते हैं तो लेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो डायोड D2 है ना वो कनेक्टेड ही नहीं है, इस डायग्राम में ढंग से देखो तो डायोड D2 कनेक्टेड नहीं है, मतलब उसकी विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी तुम डायरेक्ट टिक कर सकते थे। और D1 कैसा है, D1 देखो इधर से हायर पोटेंशियल से ऐड हो रखा है, तो ये है अपने फॉरवर्ड बाइस में, और D3 है रिवर्स बाइस में। तो D3 की जो विड्थ होगी वो सबसे कम हो जाएगी, सॉरी रिवर्स बाइस में है तो D3 सबसे ज्यादा हो जाएगी W3 है ना। और बाद में D1 फॉरवर्ड बाइस में है, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस में, ये रिवर्स बाइस में, और इसकी कोई भी बाइसिंग नहीं है। तो आइडेंटिकल थे, तो स्टार्टिंग में इन सब की जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी वो सेम थी, जब इसको फॉरवर्ड बाइस में कर दिया तो कम हो गई, सबसे कम हो गई, तो W1 सबसे कम हो गई और बीच में रह गई W2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशनल, द मास ऑफ द पार्टिकल इज n kg and the spring constant is k at a given instant, the extension of the spring is x meter and the speed of the particle is v meter per second on the xv plane. If the graph of v as a function of x is a circle, then the correct option is। देखो यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ी है कि x वर्सेज v में क्या रिलेशन होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन a ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये एलिप्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन बोल दी, क्या कर रहा है, सर्कल, इसके बीच का जो रिलेशन है वो इसने सर्कल बता दिया। तो सर्कल कब बनेगा, देखो ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स की होती है। जब ए इक्वल टू बी हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम कंडीशन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, और हम क्या पढ़ते हैं स्प्रिंग मास पेंडुलम में, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर 1 हो गया तो k इज इक्वल टू m, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन ए लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देखो जब भी लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल दे या फिर नॉन मैग्नेटिक मीडियम बोल दे तो आपको म्यू आर क्या लेना है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है। म्यू आर इक्वल टू 1 हो गया, और एप्सिलॉन आर इसने दे रखा है 9 एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E naught sin kz minus 2 pi into 10 raised to power 60, where E naught is the amplitude and k is the wave vector among the following option, the incorrect choices। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो हमें निकालना है ना। तो पहले ऑप्शन में वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो वेवलेंथ का पहला ऑप्शन देख लेते हैं ना। वेवलेंथ होता है हमारे पास k is equal to 2 pi by lambda होता है ना, 2 pi by lambda, तो यहाँ से वेवलेंथ निकल के आ जाएगी 2 pi by k, 2 pi by k। और यहाँ पे देखो k की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू के वी होता है, तो यहाँ से k आ जाएगा ओमेगा बाई v, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 pi v बाई ओमेगा। अब v भी निकालना पड़ेगा इसमें है ना,
इस पहले ऑप्शन में सारे सब कुछ निकालना पड़ जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमारे पास ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, किसी मीडियम में है, तो वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मीडियम में ना हो, वैक्यूम में हो, तो उसको लाइट की स्पीड से लाइट की स्पीड के इक्वल उसकी स्पीड हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायरेक्ट नहीं है, देखो उसमें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं हम अंडर रूट ई आर इंटू म्यू आर। तो म्यू आर तो 1 हो गया और ई आर आपको 9 दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम 3 इंटू 10⁸ और अंडर रूट 9 इंटू 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी मीडियम में स्पीड आ गई। अब शायद कोई ऑप्शन इसमें एक ऐसा भी है जिसमें स्पीड पूछ रहे हैं ना, या फिर स्पीड का, अच्छा हाँ, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमें करेक्ट वाला नहीं बताना है, हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग प्लस जेड एक्सिस। देखो जो ये वाला आर्गुमेंट होता है ना, इससे हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। वैसे यहाँ पे एक्स लिख रखा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, और वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो हो गया यहाँ से प्लस, देखो माइनस का साइन है ना, दोनों अपोजिट साइन है, तो ये प्लस जेड में हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है ना। अब ऑप्शन बचे दो, तो पहले ऑप्शन में हम लेमडा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें लेमडा 300 मीटर दे रखा है, और लेमडा यहाँ से आएगा 2 पाई इंटू वी कितना है हमारे पास 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, और ओमेगा कितना है यहाँ से, ये देखो फैक्टर होता है के जेड माइनस ओमेगा टी, तो मल्टीप्लाई में 2 पाई इंटू 10⁻6 है, तो उसको रख देंगे यहाँ पे 2 पाई इंटू 10⁻6, तो लेमडा आ जाएगा हमारा मीटर में 10⁻2 मीटर, लेकिन इसने तो 300 मीटर दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है ना। अब सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द रिलेशन वेयर v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम। देखो यहाँ पे जो फैक्टर है ना, ये यहाँ पे या तो फिर मिस प्रिंट हुआ है ना, यहाँ पे अगर ई नोट हो जाता वो सही हो जाता। कैसे, जैसे हम रिलेशन पढ़ते हैं v b नोट इक्वल टू ई नोट है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये लिखेंगे तो b नोट इक्वल टू आएगा ई नोट बाई वी है ना। बाकी फैक्टर देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ई नोट बाई वी होना चाहिए था ना, तो ये भी इनकरेक्ट बैठ रहा है। तो देखो इसने बोला इनकरेक्ट चॉइस इज, आर बोलता फिर भी सोचते, लेकिन इज तो एक तो है नहीं, इसमें दो ऑप्शन बैठ रहे हैं, तो इसमें भी आपको बोनस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A frictionless circular wire of unit radius is fixed on the horizontal plane. Two point particles of unit mass start moving simultaneously from point theta is equal to pi by 2. मतलब देखो इसने इधर से थीटा मेजर किया है इस तरफ, तो पाई बाई 2 यहाँ से कर रहा है स्टार्ट है ना, और इसमें जब माइनस पाई बाई 2 का बोल रहा है ना, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ये इधर नीचे की साइड एंगल मेजर करेगा, तो माइनस ले लिया। ड्यूरिंग द टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर schematically represent the magnitude of the total linear momentum p of the system as a function of theta। तो यहाँ पे हमें टोटल लीनियर मोमेंटम निकालना है ना। ये बोल रहे हैं सेम एंगुलर स्पीड है, सेम एंगुलर स्पीड है, रेडियस सर्कल की दोनों के लिए सेम होगी, तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, तो मोमेंटम भी सेम हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे हम देखें तो मोमेंटम की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी p वेक्टर, और इसका अब हम कंपोनेंट लें तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ओके। तो इसमें ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, देखो इसको दोबारा बनाते हैं ना ढंग से। इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई ये वाली, तो अब हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल देखो कितना आ जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। तो इस मोमेंटम का अगर हम कंपोनेंट लें इसको क्या हो गया, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, अच्छा
अच्छा इरेजर सेलेक्ट हो रखा है क्या, P, और इसकी भी इधर हो जाएगी P। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर हो जाएगा P साइन थीटा, है ना। और इसके नीचे वाला कंपोनेंट बन जाएगा P कोस थीटा। सिमिलरली इधर ये वाला बन जाएगा P साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा P कोस थीटा। तो ये तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनेंगे हमारे पास ट्वाइस ऑफ P कोस थीटा, है ना, ट्वाइस ऑफ P कोस थीटा, टोटल लीनियर मोमेंटम। अब इसमें थीटा और मोमेंटम का ग्राफ दे रखा है, तो एक चीज नोटिस करो आप, इसमें जीरो यहां से नहीं, जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है ना। तो ये दो ग्राफ तो मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि बिहेवियर कोस का सा होगा, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हो सकती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी तो फिर जीरो पे होगी, थीटा बराबर जीरो पे, और थीटा बराबर π/2 रख दो चाहे -π/2 रख दो, वहां पे मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो हो रहा है। तो π/2 -π/2 यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है ना, तो इस ऑप्शन में हो रहा है, देखो यहाँ पे भी जीरो हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो हो रहा है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2p। इज दैट क्लियर? तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, है ना। तो इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे, कितने एंगल पे कितने पार्टिकल स्कैटर हुए थे वो देखना है। तो इसको देखो बिना कोई एकदम सीधा लैंग्वेज में लेके चले तो भी कर देंगे, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। हमें पता था 0 डिग्री पे मोस्ट ऑफ या फिर स्मॉल एंगल पे मोस्ट ऑफ पार्टिकल स्कैटर हो गए, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत कम पार्टिकल हो रहे हैं, और 180 डिग्री पे हो रहा था ऐसा, है ना। तो 180 डिग्री पे इधर देखो बहुत सारे पार्टिकल बता रहा है, इधर नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अब ये वाला और ये वाला ऑप्शन बचा, इसके लिए देखो 180 डिग्री पे 20,000 में से भी एक पार्टिकल बैक स्कैटर हो रहा था, तो इसके लिए हम ये ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, क्योंकि इसमें तो ज्यादा हो रहे हैं ना, देखो तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 0 डिग्री पे मोस्ट ऑफ पार्टिकल निकल रहे थे, तो इधर ये थोड़ा इनफाइनाइट की तरफ जाना चाहिए, मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर 3 मीडिया PQR। देखो इसमें ऐसा बनाया हुआ है कि एक बार ये P हो गया, ये Q और ये वाला R, तो एक बार ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा और सेकंड ऑब्जर्वर इस मीडिया से देखेगा इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो इसमें अपेरेंट डेप्थ निकालनी है दोनों में, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये वाला रियल डेप्थ हो जाएगी इधर 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट एकदम मिड में रखा हुआ है, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर, तो अपेरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं हम इसकी। तो इसके लिए H1 अपेरेंट डेप्थ, देखो अपेरेंट डेप्थ होती है हमारे पास रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जर्वर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ से ये 2.5 इंटू 1 ऑब्जर्वर 1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, और सेकंड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा 1.25 वाले में, तो ये देखो ट्वाइस टाइम है, तो यहाँ से आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है तो इसके लिए अपेरेंट डेप्थ S2 मान लेते हैं, इसमें रियल डेप्थ कितनी है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई एन ऑब्जर्वर देखो इसमें है तो 1.5 इधर और डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट इस मीडियम में, तो ये हो जाएगा 1.25। तो इसको अगर हम देखें तो ये लगभग 2 टाइम हो गया, ये पूरा 2 टाइम ही हो गया ना, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस का मोड ले रहे हैं, तो 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider that sigma s kb be represent Stephen Boltzmann constant and Wien's displacement law constant respective the dimension of, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन निकालनी है, kb इनवर्सन है तो kb को डिवाइड में लिख लेते हैं इनटू b। देखो स्टीफन बोल्ट्जमान जो लॉ होता है ना, वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा t raised to power 4। तो यहाँ से देखो टेम्परेचर को k डायमेंशन में k लिख देंगे, है ना, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से सिग्मा की क्या आ जाएगी, सिग्मा की यूनिट आ जाएगी एनर्जी बाई टाइम इंटू एरिया को मैं लेंथ स्क्वायर लिख रहा हूँ, है ना, लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा रेज टू पावर 4, टेम्परेचर को थीटा लिख दिया, इंटू बी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में आता है लैम्डा टी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से लैम्डा के लिए मैं लेंथ लिख दूंगा और टेम्परेचर के लिए
थीटा लिख दिया। और अभी नेक्स्ट है केबी। तो केबी देखो एनर्जी का जो यूनिट होता है ना वो केबीटी होता है, तो ऐसे केबी का लिख देंगे एनर्जी बाई थीटा। ये ओ यहाँ पे डिवाइड में तो उल्टा कर देंगे, थीटा बाई एनर्जी। तो देखो थीटा स्क्वायर यहाँ पे थीटा स्क्वायर बचेगा, कैंसिल आउट हो गया, एनर्जी से एनर्जी हो गया, और एक लेंथ बचेगा तो लेंथ इनवर्स टाइम इनवर्स, और ये हमारे पास थीटा रेस्ट पावर -2। तो इसने क्या लिख रखा है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर साउंड वेव द नंबर ऑफ नोट फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इज n and that for ninth harmonic of same pipe with one of its end closed is m। तो इसने n और m का रेशियो पूछा है। अब देखो ओपन एंड पाइप में जो हार्मोनिक होता है ना उतने उसके नंबर ऑफ नोट होते हैं, तो इसने फिफ्थ बोला है तो उतने उसके नंबर ऑफ नोट हो जाएंगे। और क्लोज एंड वाले में क्या हो जाएगा, हार्मोनिक नंबर ऑफ हार्मोनिक प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास नोट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ हार्मोनिक इसने क्या बोला है 9 प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ से भी 5 आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो कितना है 1, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर ए एंड बी कैरी करंट I and 2I respectively in the same direction। देखो करंट जब भी सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा तो वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा एंड लाइज ऑन ए इंसुलेटेड फ्लोर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझा देते हैं। जैसे एक वायर है जो इधर फिक्स कर रखा है, इधर ग्राउंड पे रखा हुआ है इंसुलेटिंग ग्राउंड पे, और ऊपर वाला वायर वो वायर है जो फिक्स किया हुआ है। तो जैसे ही हम इस वायर को नजदीक लाएंगे ना थोड़ा, तो नीचे वाला वायर ऊपर उठ जाएगा। तो मिनिमम हाइट कितनी रखें कि नीचे वाला वायर अट्रैक्ट होकर ऊपर ना उठ जाए, सेम मैग्नेट की तरह है ना। तो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको लंबी। ये वाला ग्राउंड पे है और इसको इधर फिक्स्ड किया हुआ है ना। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ H, इसको H बोल दो। तो देखो वायर नीचे mg लगेगा फोर्स, और ऊपर इसका ये जो फोर्स अपने पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो। तो कंडीशन क्या रहेगी कि F है जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू mg, और मिनिमम लेंथ के लिए हम इसको इक्वेट कर देंगे, दोनों साइड L से डिवाइड कर दो, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ बन जाएगा। इधर हमारा m/L लेमडा मास पर यूनिट लेंथ जो इसने दे रखा है ना, ये बन जाएगा। तो इसमें फोर्स क्या हो जाता है, म्यू नोट I1 I2 दोनों वायर में करंट बाई 4, देखो म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई डी, और इधर बन जाएगा हमारे पास 2, तो 2 बाई डी, तो 2 पाई H बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू लेमडा जी। यहाँ से आपको H निकालना है, तो H निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H को इधर ले आओ, म्यू नोट I1 I2, एक में I है दूसरे में 2I है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई लेमडा जी, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नोट I स्क्वायर बाई पाई लेमडा जी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू नोट I स्क्वायर बाई पाई लेमडा जी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An AC voltage V is equal to 220 sin 2 into 10 raised to 3t voltage applied to a series LCR। देखो LCR सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमें करंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, V नोट बाई R, पर यहाँ पे R नहीं आएगा, LCR सर्किट तो हम इसको Z इम्पीडेंस लिखेंगे, है ना, Z। और Z का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो जब आप इसमें XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C और XL इक्वल टू ओमेगा L, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे वैल्यू रख के, ओमेगा की वैल्यू इधर है 2 into 10 raised to power 3, और ये है हमारे पास कितना फेरेड दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड, तो 20 into 10 raised to power -6 ऊपर चला जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेगा, और दूसरी वैल्यू ये वाली भी है इंटू L, हेनरी में कितना दे रखा है 10, तो 10 into 10 raised to power -3 मिली दे रखा है ना। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ये आ जाएगी 20, ये भी 20 आ जाएगी, तो XL माइनस XC इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास V नोट बाई R ओनली। तो ये इजी हो जाएगा, V नोट इसका मैग्नीट्यूड 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 100 ओम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.2 एम्पियर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस R एंड टोटल चार्ज प्लस Q। A point charge minus Q with mass m is released from rest at a distance of -3r from the center of the charged sphere when the point charge reaches। अच्छा देखो इसमें ऐसा बोला है कि एक इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है,
और इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस से हमने एक पॉइंट चार्ज q को, कैसा है, नेगेटिव चार्ज है ना, उसको रिलीज किया है। रिलीज करने का मतलब हमने इधर से छोड़ दिया सिंपली, v इज इक्वल टू 0, स्पीड 0। जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी ये पूछा है। तो देखो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, यहाँ पे इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है क्योंकि स्पीड 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी v इंटू माइनस क्यू। इसके कारण v कितना हो जाएगा, k कैपिटल Q और डिस्टेंस हो जाएगी 3r इंटू माइनस क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हम इसकी स्पीड भी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m स्क्वायर। ये भी माइनस में आ जाएगा, k q जब ये सरफेस पे पहुंच जाएगा तो सेंटर टू इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r, तो ये बन जाएगा हमारे पास r माइनस क्यू। तो यहाँ से स्पीड निकालने के लिए हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, इसको कॉमन लो 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3 है ना। इसमें देखो k की भी वैल्यू रखी है इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/3 कैपिटल Q स्मॉल q बाई कैपिटल R और हाफ m v स्क्वायर। देखो इस 2 से ये गया और इधर ये भी कैंसिल आउट हो गया ना, तो v बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल Q स्मॉल q और डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या था 3, तो 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट और m भी आ जाएगा डिवाइडेड में mr, 3 पाई एप्सिलॉन नॉट mr q। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a beam of light falls on a metal surface such that a photoelectron was generated if power of the light source start to decrease linearly with time t, then variation of the photocurrent I and the magnitude of the stopping potential। ये क्या कह रहे हैं, जैसे कोई इसके ऊपर लाइट, मेटल सरफेस पे लाइट गिर रही है ना, उसका हम पावर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास एनर्जी होती है कैपिटल N इंटू एच न्यू, टोटल फोटोन है ना, नंबर ऑफ फोटोन, तो पावर हो जाएगा यहाँ से एच न्यू डी एन बाई डी टी, टाइम से डेरिवेटिव कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जब तक कि उसने बोला नहीं हुआ ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्स चेंज होगा तभी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो यहाँ से डी एन बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज हो रहे हैं, फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट किस में, इन दो ऑप्शन में है। अब आ जाओ, और नंबर ऑफ फोटोन टाइम के साथ डिक्रीज करें, इसका मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो करंट भी कम होगा, इंटेंसिटी भी कम होगी टाइम के साथ। तो ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अभी सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लेन P1 P2 with equal mass have radii around respectively where R2 is R1 by 2 escape velocity। escape velocity क्या होती है हमारे पास, ये होती है अंडर रूट जी एम बाई आर। तो ये रेडियाई के अंडर रूट आर, ये ऐसे हो गए। वैल्यू निकालनी है आपको V2 बाई V1 की, तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट R1 बाई R2 है ना। और R1 R2 का रिलेशन क्या दे रखा है, R1 बाई R2 यहाँ से बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज टेकन स्लोली थ्रू एन इनफिनिटेसिमली थिन ट्यूब। देखो स्लोली लेके जा रहे हैं तो इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। दैट इज इनसाइड चार्ज द इलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडी आर हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो एज शोन इन द फिगर। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज आर मार्क्ड बाय ए एंड बी। पहले चार्ज यहाँ था, अब इस टनल में से निकाल के यहाँ ले आए। फ्रॉम द एंटर ऑफ स्फीयर इन दिस प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन। अब देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि स्लोली लेके आ रहे हैं ना इसको। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा। और अभी देखो यहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल लिख देते हैं इनटू q, तो v फाइनल यहाँ पहुंच गया। तो देखो इसके कारण यहाँ पे ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल इस डिस्टेंस के ऊपर,
कोई भी स्फीयर होता है जिसके ऊपर चार्ज क्यू कैपिटल क्यू है तो r डिस्टेंस पे उसके कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर, तो यहाँ से बन जाएगा के क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस 3r माइनस के क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस इधर 2r इंटू क्यू, तो ये बन जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर 1/3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/6, तो 1/6। देखो मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं तो साइन पे आप ध्यान मत दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/6 के स्मॉल क्यू कैपिटल आर। अब एक चीज और दे रखी है, देखो डेंसिटी की टर्म में दे रखा है और हमें डेंसिटी दे रखी है, तो Q यहाँ से कैसे निकल जाएगा, Q हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसको रखो यहाँ पे, और K को भी चेंज करना है ना, K को चेंज कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q, और कैपिटल Q की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल R, तो इधर ऊपर आर स्क्वायर बन जाएगा है ना, इसको काटेंगे तो, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और इधर बन जाएगा 18, ये 3 नीचे आएगा ना तो 18 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बच गया रो आर स्क्वायर, तो रो आर स्क्वायर बाई 18 एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखो जो इसने दे रखा है इसकी n की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, कंपेयर कर देंगे तो n हमारा 18 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 mole of an ideal contained gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. The total heat supplied thermodynamics के फर्स्ट लॉ से लिख देंगे हम डेल्टा U बाई डेल्टा W। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, तो यहाँ से वर्क डन इसका एरिया निकाल देंगे हम, और जब ये देखो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसमें साइन का तो कोई पंगा ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, एरिया निकाल दो, तो ये वाली विड्थ हो जाएगी आपके पास 200 और ये हो जाएगी 3 इंटू 200, डायरेक्ट ये हमारे पास आ जाएगा 600 जूल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट ये पार्ट आते हैं, इनका यूज बता रहे थे। माइक्रोवेव खाना पकाने के काम आता है ना, गर्म करने के, तो ये वाला ऑप्शन इसमें मिल जाएगा P सेकंड, और Q यूवी रेज, ये हम वाटर प्योरीफाइंग के लिए यूज करते हैं। गामा रेज कैंसर थेरेपी में यूज होता है, कैंसर को ट्रीट करते हैं इससे ना। रेडियो वेव ये हो गया हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए, तो P का सेकंड और Q है हमारे पास फर्स्ट, R हो गया फोर्थ और S हो गया थर्ड। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, P सेकंड Q फर्स्ट, P सेकंड Q फर्स्ट, R फोर्थ, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car travel on a circular racetrack of radius 50 meter which is banked at angle theta. The car travels at a speed 10 meter per second and the wear and tear on its tire is minimum. देखो मिनिमम का बोल रहा है, ओनली बैंकिंग है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, है ना। थीटा ही पूछा नहीं यहाँ से, तो 10 इंटू 10, स्पीड 10 दे रखी है और रेडियस होगी इसकी 50 इंटू 10, तो यहाँ से बन जाएगा 1/5, तो थीटा क्या निकल के आ जाएगा इधर से, tan इनवर्स 1/5। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कंसिडर पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें वैल्यू रख लो पहले जो दे रखी है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऐसे इसको शो कर दिया, ये पोजीशन है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 इसमें रख दो, तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस गामा की वैल्यू हो गई 5, तो ये वाली इक्वेशन रखो, है ना। अब इसमें बोल रहा है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार आपकी इसकी पोजीशन नोट करो, है ना। t बराबर 0 सेकंड पे और t बराबर 6 सेकंड पे इसकी पोजीशन नोट करो, यहाँ पे टाइम ले लो और यहाँ पे पोजीशन ले लो। t बराबर 0 सेकंड पे कहाँ पे है, ये 5 मीटर पे, और t बराबर 6 सेकंड पे कहाँ पे होगा, ये 36 कैंसिल आउट हो गया, फिर भी 5 मीटर पे। इसका मतलब इसको अगर आप ओरिजिन मान लो, या डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो ये यहीं खड़ा है, t बराबर 0 पे भी यहीं है, t बराबर 6 पे भी यहीं है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं से यू टर्न लेके आया है। तो उसके लिए हम देखते हैं इसकी स्पीड, यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएट कर दो 2t - 6। अब वेलोसिटी देखो किस टाइम पे 0 हो रही है ना,
तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6/2। तो 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जाके ये रुक रहा है। तो यहाँ पे आप t बराबर 3 सेकंड पे भी इसकी पोजीशन नोट करो। तो 3 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 5, तो ये हो गया -4, है ना, -4 मीटर। ये कहीं ओरिजिन से इधर आ गया -4 मीटर डिस्टेंस पे। अब ये यहाँ पे आ गया। एक्चुअली t बराबर 0 सेकंड पे यहाँ था, फिर t बराबर 3 सेकंड पे ये यहाँ पे आया, इतना चल लिया, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 और 4 9 मीटर। और t बराबर 6 सेकंड पे ये वापस इधर चला गया, तो 9 मीटर वापस इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास 18 और टाइम लिया इसने 6 सेकंड। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A point charge Q is placed inside a cavity within a solid isolated conducting space। ये देखो भाई cavity का क्वेश्चन है। Consider point A, B and C shown in the figure where the magnitude of the electric field are EA, EB and EC respectively। The point B and C are at same distance from the center। इसके सेंटर से बड़े वाले स्फीयर के सेम डिस्टेंस पे है ये, एंड सेम डिस्टेंस सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट ए किधर है, केविटी के अंदर है। पहले तो देखो केविटी बना रखी, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर में प्लस। अब भाई एक पॉइंट ए केविटी के अंदर दिया है। देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता ना तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता इस मटेरियल के अंदर, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं करता है, वेनिश हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, ई ए नॉट 0 होगा। तो ऑप्शन 1 और 3 का चांसेस है। अभी देखो ये भी सेंटर से सेम डिस्टेंस और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सिमेट्रिक बॉडी है ना, तो इससे ये दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, सी वाला और बी वाला। तो यहाँ पे भी ई सी और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर। तो हमारे पास 1 ऑप्शन सेट होगा। कैविटी के अंदर रखा हुआ है, वहां पे कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 2/9 r²/g और r²g/eta, सॉरी इसको r²g/eta और इधर हो जाएगा सिग्मा माइनस रो। देखो इसमें रो माइनस सिग्मा लिखो, सिग्मा माइनस रो लिखो, लेकिन ये याद रखना इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये डेंसर चीज होगी। जैसे लिक्विड में कोई बॉल डाली तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ एक्चुअली इसने ऐसा ही दे रखा है ना। अच्छा ये स्लाइड चेंज होगी क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी 2/9 r²g/eta और सिग्मा माइनस रो। तो इसने प्लॉट दिया हमें सिग्मा बाई रो और टर्मिनल वेलोसिटी के बीच में, तो यहाँ पे उसकी फॉर्मेट बना लेते हैं। 2/9 r²g/eta, यहाँ से आप रो कॉमन ले लीजिए, तो रो सिग्मा बाई रो -1 है ना, सिग्मा बाई रो -1 ये बन गया। तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही हो गया, इसको मैं सही लिख दूं तो रो सिग्मा बाई रो -1। तो ये हमारे पास y = cx-1 ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई, क्योंकि y एक्सिस पे दिखा रखा है ना v को। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को प्लॉट करने का सीधा सा तरीका, x 0 रख दोगे तो y मिल जाएगा, y नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट इसमें 2 में है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे भी निकल गए। अब देखो ये जो इंटरसेप्ट है वो 1 से पास हो रहा है ये लाइन या फिर नहीं हो रही, ये देखना है। तो इसके लिए आप इस एक्सिस को इस एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 कर दो, y की यानी v की, तो सिग्मा बाई रो = 1 आएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से पास होगी, ये वाला नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन 3 फोटोइलेक्ट्रिक सेल। देखो इसने ये क्वेश्चन जबरदस्त है, इसमें 3 फोटोइलेक्ट्रिक सेल दे दिए 1 2 3, और इनकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं वो दे दी, और इनका रिलेशन जो इनके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है तीनों पे सेम लाइट लैम्डा वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है, इसके साथ रिलेशन दे दिया। पहले में λ1 क्या है, लैम्डा से छोटा है, λ2 ग्रेटर देन लैम्डा और λ3 ग्रेटर देन लैम्डा।
अब हमें इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन पूछा है। तो देखो, जब एक फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, तो वेवलेंथ के लिए उल्टा हो जाएगा, कट ऑफ वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे वाली वेवलेंथ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा तभी ना हम इसका रिलेशन बताएंगे, नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें देखो लैम्डा वन का रिलेशन क्या है, लेस देन लैम्डा, और ये वाले हाँ लेस देन लैम्डा, तो लैम्डा लेस देन लैम्डा वन है जो लेस देन लैम्डा, हाँ तो इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। और इसमें फोटोइलेक्ट्रिक शो करेगा, इसमें भी करेगा, लेकिन इसमें और वेवलेंथ कम डाली है, सॉरी इसकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो और ज्यादा है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा होगा उनको रोकने के लिए, तो V3 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, V3 ग्रेटर देन V2 और V1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए करंट आई नोट फ्लोज थ्रू ए मेटालिक सर्कुलर लूप रेडियस आर एज ऑन इन द फिगर, रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC हाफ ऑफ ADC। अच्छा, इसका जो रेजिस्टेंस है इस सेगमेंट का, इसका हाफ है, तो इसको मैं 2R मान लूँ तो ये R हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या पूछा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इसके कारण, तो यहाँ पे करंट डिवाइडेशन रूल निकाल दो, और सेमी सर्कुलर रिंग के कारण हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, तो इस वाले सेगमेंट का करंट हो जाएगा हमारे पास, करंट डिवाइडेशन रूल लगाएंगे तो अपोजिट रेजिस्टेंस यूज करेंगे उसका, है ना, और नीचे टोटल, तो इसमें 2/3 I नोट करंट जा रहा है इस सेगमेंट में, तो इसमें कितना चले जाएगा I नोट बाई 3। अभी देखो सेमी सर्कुलर रिंग होती है म्यू नॉट I बाई 2R, सेमी सर्कुलर है तो इसमें ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो म्यू नॉट I बाई 4R। इनमें डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाएगी, इधर करंट की डायरेक्शन ये है, इधर करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये वाला बाहर, ये वाला अंदर, ये वाला अंदर हो जाएगा, तो ये वाला बाहर है ना। तो इसकी वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, करंट है इसमें 2I नोट बाई 3, और ये R यहाँ पे मतलब इसकी रेडियस है ना, स्मॉल r यूज कर लो इसको, रेजिस्टेंस वाली नहीं है, 4R, तो 2I नोट बाई 3 करंट रख दिया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 और फैक्टर आ जाएगा साथ में, और ये R इसकी रेडियस, तो ये वाला हो गया हमारा। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये बन जाएगा म्यू नोट I नोट बाई 6R, इसको मैं ABC बोल देता हूँ, है ना। तो ये हमारा बाहर की तरफ डॉट से दिखा देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस सेगमेंट के कारण है ADC के कारण, वो वाला है म्यू नोट, इसमें करंट कितना है I नोट बाई 3, तो I नोट बाई 3 इंटू 4 इंटू R, तो ये बन जाएगा म्यू नोट I नोट बाई 12R, है ना। तो ये हो गया बाहर की तरफ, तो इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखो इसमें कैलकुलेशन सही किया है ना हमने, म्यू नोट I बाई 4R, तो यहाँ पे I की वैल्यू रख दी 2I नोट बाई 3 4R, ठीक है, और यहाँ पे म्यू नोट I नोट बाई 3 4R, ये बन गया हमारे पास 12 6R, और ये वाला 12R। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बचेगा हमारे पास म्यू नोट I नोट I नोट बाई 12R बच जाएगा, है ना। इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ज़्यादा है ना वैल्यू, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle of mass moves along a horizontal x-axis, x is equal to 0 to x is equal to L. The coefficient of kinetic friction varies. अब यहाँ पे देखो आपको वर्क डन निकलवा रहा है, और वो भी वेरिंग फोर्स के लिए, तो इसमें डायरेक्ट वर्क इंटीग्रेशन से निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, है ना, F dx। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन इनटू ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू dx, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg, और म्यू के की वैल्यू है म्यू नोट माइनस अल्फा x, है ना, और dx। तो इसका जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये आएगा 0 से L के बीच में लेके जा रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L, और इस पे एक आपको कंडीशन भी दे रखी है म्यू के L इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से आप इस फंक्शन में एल रखो तो म्यू नोट माइनस अल्फा एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बनेगी म्यू नोट बाई एल। तो इसको ये आगे काम आएगा इसमें अल्फा एलिमिनेट करने में, क्योंकि इसमें कहीं अल्फा नहीं आ रहा ना, इसने जो आंसर दिया इसमें कहीं अल्फा नहीं आ रहा। द वैल्यू ऑफ एन, इसने क्या वैल्यू दी है ये वाली, एन म्यू नोट एम जी एल। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दोगे तो लिमिट ले लो 0 से एल, एम जी और म्यू नोट माइनस अल्फा एक्स बाई माइनस 2 अल्फा, है ना, नेगेटिव यहाँ से कोफिशिएंट में डिवाइड हो जाएगा और इसका हो जाएगा इस वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 टू एल, तो माइनस एम जी बाई 2 अल्फा, लिमिट रख दो म्यू नोट माइनस अल्फा एल इसका स्क्वायर और फिर हो जाएगा म्यू नोट स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो क्या है, म्यू नोट बाई एल है ना, जब म्यू नोट बाई एल इधर रखोगे तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो माइनस म्यू नोट स्क्वायर बचा, तो माइनस एम जी म्यू नोट स्क्वायर 2 अल्फा, अल्फा की वापस वैल्यू रख दो म्यू नोट बाई एल, तो ये बन जाएगा एम जी म्यू नोट और एल ऊपर चला जाएगा बाई 2। देखो जब इसको कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू हाफ निकल के आ जाएंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सोलर सिस्टम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट रेसिंग सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्रोपोर्शनल टू, देखो टाइम पीरियड केपलर लॉ आ गया डायरेक्ट इसमें, है ना, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर रेज़्ड टू पावर 3/2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर इज रेडियस आर एंड मूव्स मास कैपिटल एम एट द पॉइंट ए स्मॉलर सॉलिड स्फीयर। देखो एक बड़ा स्फीयर दे रखा है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस भी कैपिटल आर है, और इसका मास स्मॉल एम है, रेडियस भी स्मॉल आर है। सिमिलर सिस्टम दे रखे हैं, एक बार इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन दे रही है, एक बार इसके अबाउट, तो यहाँ से मैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। तो देखो आई ए लिखते हैं पहले, है ना, तो जिस भी स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं तो इसका तो डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे। तो इसमें क्या लिख देंगे, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर, है ना। अब देखो इसके लिए लिखेंगे, लेकिन इसके तो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहे, साइड से जा रहे, शिफ्ट कर दिया तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो इसका पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, तो 2/5 स्मॉल एम ये आर स्क्वायर और प्लस, अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी इसके सेंटर से, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, सिमिलरली इधर भी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो ये इधर हो जाएगा। देखो इसका मास है ना, इस वाले का मास और इससे कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब आई बी भी लिखेंगे, सिमिलरली आई बी लिखेंगे तो इधर देखो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है तो इसका डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख देंगे एम आर स्क्वायर प्लस, अब इसके तो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा, इसको शिफ्ट कर दिया तो इसका लिखेंगे 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर, इसका पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट और बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मास कैपिटल एम और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो अब आई ए माइनस आई बी निकालना है, तो देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे ये वाले दो टर्म, तो इसमें हो जाएगा स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल एम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम और आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an ideal general diode with breakdown voltage of -3 volt is reversed by with the negative input voltage -4, the magnitude of the voltage difference between, देखो इसमें इसने दे रखा है इधर 5 और इसका 3, तो 3 यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 5 इधर टोटल है तो इसका 2 बचेगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसको तो सीधा किया जा सकता था। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर PQ each of capacitance C और if the energy stored in the capacitor P and total energy stored, अच्छा एनर्जी का रेशियो पूछा है ना इसमें, तो ये हमारे पास देखो UT बाई UT पूछा है टोटल एनर्जी, तो इसमें लिख देंगे हम हाफ CP VP स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। तो CP की वैल्यू यहाँ पे C ही है और VP देखो
पैरेलल में इधर वोल्टेज भी रहेगा, इधर भी रहेगा, लेकिन ये सीरीज में है तो इसका हाफ हो जाएगा, आइडेंटिकल है ना, तो ये इधर v/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर हाफ C इक्विवेलेंट निकालो, देखो सीरीज में ये कितना हो जाएगा दोनों का c/2, और इधर C है तो पैरेलल में हम ऐड कर देंगे तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 3/2C। तो यहाँ पे 3/2C का होल स्क्वायर इंटू ये अपने पास वोल्टेज, ये टोटल इधर भी हो जाएगा। तो इसको देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर, तो इधर ऊपर 1/4 और इधर ये बन जाएगा अपने पास 1/4 और 4/। अच्छा, इसका हम इधर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये स्क्वायर नहीं होगा ना, v का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमारे पास देखो एक बार दोबारा देखो इसको, vp स्क्वायर डिवाइडेड बाई c इक्विवेलेंट v स्क्वायर, तो cp अपना c हो गया इधर और ये हो गया v/2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 3c/2 इंटू v स्क्वायर, तो ये बचेगा 2/3 इंटू 1/4, तो 2, ये 1/6 आ जाएगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी वो, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A conducting loop of finite resistance lies on the xy plane. There is a constant magnetic field in z direction. देखो इसमें क्या बोला है कि एक xy प्लेन है हमारे पास, इसमें कोई लूप पड़ा है ना, और इस लूप का जो एरिया है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, a0 1 प्लस साइन टी, और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो b k लिख देता हूँ मैं। अब देखो इसका जो पावर डिसिपेशन है ना वो पूछा है, तो पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास d phi b बाई dt। देखो phi b क्या है, b डॉट a, इधर लूप का जो एरिया है, एरियल वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास बी ए बन जाएगा, और a है इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है, इसको लिख देंगे डी बी ए बाई डी टी। अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में b तो कॉन्स्टेंट दे रखा है इसने, तो डी ए बाई डी टी बन जाएगा। अब एक आप कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो b a0 और ये 0 प्लस कोस टी, तो a0 b इंटू कोस टी। अब पावर क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे मतलब e स्क्वायर बाई आर, तो a0 स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर t बाई आर। अब यहाँ पे देखो कोस t, कोस का ग्राफ कैसे आता है, कोस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा ना ऊपर से, जब इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये भी ऊपर पलट जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ये वाला सही रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू सर्किट ए एंड बी ईच हैविंग रेजिस्टेंस। देखो इसमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं और दोनों को एक बार सीरीज में जोड़ दिया, एक बार पैरेलल में, और दोनों की जो बिहेवियर है वो अलग है टेम्परेचर के साथ। ये टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इसका इंक्रीज करेगा। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों टोटल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो इधर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, इसका मतलब करंट भी सेम रहेगा, IA हमारे पास सेम रहेगा टाइम के साथ। और सेकंड ऑप्शन में देखो, जब भी हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम रेजिस्टेंस आता है। एक बार आप 1 और 2 का करके देख लो, तो 1 इंटू 2 1 प्लस 2 2/3, तो ये 1 से भी कम आया है। इसका मतलब जो मिनिमम है उससे भी कम आएगा इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट है जो इंक्रीज करेगा। तो IA सेम हो गया, इसमें शायद ये वाला नीचे वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, IA सेम होगा, और वो अपने पास रेजिस्टेंस कम आ रहा है ना, रेजिस्टेंस कम आ रहा है तो वो इंक्रीज करेगा, IB इंक्रीज करेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसका ना। नेक्स्ट, इसमें देखो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। बोब एम ऑफ मास एम एट रेस्ट हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग वाया ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर एज शोन इन द फिगर, पॉइंट मास ए ऑफ मास एम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। देखो इसमें ये बोल रहा है इलास्टिकल कोलिजन है ना, मास दोनों का सेम है, m है, इसका भी m है, और ये इलास्टिक कोलिजन करे। जब मास सेम होता है, इलास्टिक कोलिजन होती है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और ये कहीं यहाँ आ जाएगा b है ना। तो ये कितनी हाइट अचीव कर रहा है, शायद वही पूछ है ना, नेगेटिव साइज ऑफ द वैल्यू ऑफ h। हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि इसमें चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी में mgh में, तो हमारे पास h हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g, v है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। ये तो एकदम ईजी था ना।
5 मीटर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। देखो इसमें डेंसिटी चेंज कर रहे हैं लिक्विड की और कॉर्क को सेम रख रहे हैं। जब कॉर्क को ऐसे डिप्रेस करेंगे लिक्विड में तो उसमें क्या होगा, SHM होगा। ऐसे ऐसे एक्स डिस्टेंस थोड़ा सा डिप्रेस कर दिया तो SHM होगा। उसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड और जो इसमें डेंसिटी में, लिक्विड की डेंसिटी में जो रिलेशन होता है ना डायरेक्ट, वो ये होता है, वो 1/√ρ के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से मैं T1/T2 क्या लिख दूंगा, √ρ2/ρ1, है ना। तो यहाँ से टाइम पीरियड एक का दे रखा है 2t और एक का दे रखा है t। 2t किसका होगा, if the cork is depressed slightly released it oscillate harmonically with time t if the same cork, अच्छा दूसरे वाले का 2t हो गया और इसका t दे रखा है, तो इधर ρ2/ρ1 इधर उसके कर देंगे, है ना। तो ρ2/ρ1 बन जाएगा हमारे पास 1/4। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फ्री पाथ मॉलिक्यूल आइडियल गैस इज हाफ ऑफ, अच्छा जो A का है मेन फ्री पाथ वो B वाले का हाफ बता रहे हैं, और जो डायमीटर है द स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज ट्वाइस डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, अच्छा A का जो डायमीटर है वो ट्वाइस हो जाएगा B का। और यहाँ से हमें पूछा है Na/Nb जो नंबर डेंसिटी है वो, तो लैम्डा मेन फ्री पाथ हमारे पास होता है 1/√2 पाई d²n। तो लैम्डा की प्रोपोर्शनलिटी n की प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हो जाएगी 1/d² लैम्डा। तो Na/n भी निकालना है हमें, है ना। तो ये बन जाएगा db² लैम्डा b डिवाइडेड बाई da² लैम्डा a। तो db/da ये क्या 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, है ना, 1/2 वैल्यू आ रही है, और लैम्डा b/लैम्डा a ये हो जाएगा 2। तो ये हाफ हो गया ना, तो Na = हाफ ऑफ Nb। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन टेक मासेज, इसके मास दे रखे हैं अलग अलग हैं। द Q वैल्यू, तो Q वैल्यू क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, थोरियम का मास लेना है आपको, और प्लस ये हीलियम का मास लेना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है मास ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी मास ऑफ रिएक्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से, मास ऑफ रिएक्टेंट यूरेनियम रिएक्टेंट है और ये बन गए हमारे प्रोडक्ट, और इधर c² से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका मास दे रखा है, एक्चुअल मास पहले यूरेनियम का दे रखा है 238.050, यू को बाद में कॉमन ले लेंगे, माइनस थोरियम का कितना है 234.043, प्लस हीलियम का है हमारे पास 4.003, और यहाँ से यू कॉमन आ जाएगा तो u × c², जो किसके इक्वल हो जाता है 931.5 MeV, है ना। और इसको जब देखो एक्चुअली जोड़ लेंगे ना इनको, 234.043 4.003 ये हो गया 640832। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 238.050 238.046 देखने 4 15 4 250, हाँ तो ये 0 हो जाएगा इधर, और 0 तो 0.004 बन रहा है ना, 0.004 × 931.5 MeV। लेकिन इसने आंसर किस में पूछा है, देखो केवी में, तो इसको मैं 10⁻³ × केवी लिख दूंगा MeV को। MeV 10⁻⁶ होता है ना EV। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये 4 × 931.5 keV आ जाएगा। तो 0 2 6 12, अच्छा तो ये 37 26 ऑप्शन 4 आ जाएगा इसके। इसमें देखो कैलकुलेशन एकदम सारे ऑप्शन पास में थे तो कैलकुलेशन करनी पड़ी। कंसीडर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, इसमें तो देखो आप सीधा ही लिख सकते हो, μ0 फॉर्मूला पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस का, μ0 और ये इधर πr² × L। तो कौन सा मैच कर रहा है, μ0 n, ये वाला मैच कर रहा है ना, ऑप्शन 4। Which of the following measure required index correction?
अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है ना, हम इंडेक्स करेक्शन किस में करते थे, ऑप्टिकल बेंच का कोई एक एक्सपेरिमेंट होता था है ना, उसमें कभी किए हूँ तो ये वाला मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। बाकी इसने इंडेक्स का एकदम मेंशन नहीं किया है कौन सा इंडेक्स है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में करते हैं, पर जनरली हम ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको करेक्ट माना। देखो इस वाले क्वेश्चन में द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक रेडियस आर इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी, द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा, द एप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखो वॉल्यूम में एक्सपेंशन पूछा कितना हुआ है, तो डेल्टा वी हो जाएगा गामा वी डेल्टा टी, लेकिन इसमें गामा चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो ये लीनियर वाला दे रखा है तो रिलेशन होता है इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो इसको 3 अल्फा लिख दिया, और वॉल्यूम क्या लिख देंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेल्टा टी, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, हो गया 4 पाई अल्फा आर क्यूब डेल्टा टी, 4 पाई अल्फा आर क्यूब डेल्टा टी, ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट में फोटोन और इलेक्ट्रॉन इनके मोमेंटम का रेशियो पूछा है। देखो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल और फोटोन होता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए मोमेंटम ऐसे लिख देते हैं 2me एनर्जी, और इसके लिए लिखते हैं एनर्जी बाई सी, तो ये बन जाएगा c बाई √2me है ना, तो इसमें वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे नहीं रखा ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ एक मिनट हाँ 9 × 10⁻31 kg, अच्छा ये क्यों दे दिया इसने, ये गलत दे दिया, फिर मास होना चाहिए था यहाँ पे 9 × 10⁻31 वो डिवाइडेड बाई एनर्जी, एनर्जी कितनी है, एनर्जी है हमारे पास 20 eV, तो इसको भी आपको जूल में बदलना पड़ेगा 1.6 × 10⁻91, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 225 आंसर आ जाएगा इसको है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, -19 है यहाँ पे, ओके -19 पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन two different configuration P and Q where a time varying current IT is following as shown in the figure. The induced EMF between point A and B for configuration P is EP and that of configuration Q is EQ. तो यहाँ पे आपको इनका रेशियो निकालना है, पर एक चीज गौर करो आप, इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ही ले रखा है A and B है ना, पूरे एंड पे नहीं ले रखा, तो इसका EP लिख दूंगा मैं LdI/dt, करंट चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो देखो दोनों सीरीज में तो करंट सेम रहेगा, इसका ये आ गया, EQ कितना आ जाएगा, इसमें दोनों पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाएगा, आइडेंटिकल है I/2 तो ये बन जाएगा L/2 dI/dt। अब EP/EQ का रेशियो पूछा है हमें, तो ये बस सीधा सीधा हाफ ही आ जाएगा, EP/EQ है ना, सॉरी इसमें LdI/dt और नीचे ये बन जाएगा L/2 dI/dt, तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेरिमेंट द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस गामा दे रखा है, इसका डिक्रीजेस फ्रॉम 60 to 50, द वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है हमारे पास, P2V2 - P1V1 बाई 1 - गामा, यही होता है। अब इसमें टेम्परेचर की टर्म में दे रखा है, तो इसको nRT2 लिख दूं और इसको nRT1 डिवाइडेड बाई 1 - गामा। अब देखो R को जनरली 8.3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कुछ आ रहा है तो हम इसको 25/3 लिखेंगे, R को 8.3 और लगभग आप इसको 25/3 लिख दो, तो 1 मोल दे रखा है और ये हो गया 25/3, nR को कॉमन ले लिया मैंने, T2 - T1, इसका डिफरेंस आ रहा है 10 केल्विन का, और डिवाइडेड बाई 1 - गामा 5/3, तो ये बन गया हमारे पास 2/3, तो 3/2 इंटू 50/3 इंटू 10, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 5 125। देखो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिए तो 125, इसके करीब आंसर ये वाला है, सेकंड वाला, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Water flow in a streamline motion
through a horizontal pipe of circular cross section as shown in the figure, the pressure difference of water between P and Q is 15 Newton per meter square. The area of cross section at P and Q are 40. अच्छा, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर का दे रखा है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर का है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, देखो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है उसको मैं कैपिटल भी लिख देता हूँ ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसी जगह का स्पीड लिख देंगे, तो ये हो गया। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले स्पीड निकालते हैं और स्पीड से फिर एरिया को मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्पीड निकालने के लिए देखो आप बर्नौली थ्योरम लगाओ। बर्नौली थ्योरम होती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ओरिजेंटल दे रखा है तो रो जी एच वाला केस नहीं आएगा, तो इसको मैं P पॉइंट पे लगा रहा हूँ पहले और बाद में लगा दूंगा Q पॉइंट पे, तो हाफ रो वी क्यू स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से डिफरेंस किसका दे रखा है, पी पी माइनस पी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ रो वी क्यू स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर। एक चीज देखो, यहाँ से एरिया इधर आधा है, इधर इसका डबल है, तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड 2 भी मान लूँ तो यहाँ पे भी होगी। क्लियर है? तो वी निकालने के लिए यहाँ पे हम ये कर देंगे हाफ डेंसिटी 1000 दे रखी है और वी क्यू इसको मैंने क्या मान लिया 2v, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 3v स्क्वायर, तो 1000/2 इंटू 3v स्क्वायर और इधर दे रखा है मैं 15, तो यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 5 और ये इधर हो जाएगा 10 से एक जीरो ये गया, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/100, वी इक्वल टू आ जाएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज देखो, रेट ऑफ फ्लो किस में पूछ रखी है, इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसको भी आप चेंज करो, सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाओ, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। अब देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप या फिर यहाँ से निकालो, यहाँ निकालोगे तो 2v लेना पड़ेगा, वो v की वैल्यू है, तो यहाँ से हम रेट ऑफ फ्लो निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 है और स्पीड आ गई हमारी 10, तो ये मिल रहा है 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे सेकंड इनवर्स आएगा ना, डिवाइड नहीं होगा, तो 400 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। A thin horizontal disc is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O, है ना? Its angular momentum LA LB computed about, इस पॉइंट के अबाउट LA लिखा है इसने और इस पॉइंट के अबाउट LB। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको देखो हम ऐसे लिखते हैं, रोटेशन वाला लिखेंगे तो हो जाएगा I COM ओमेगा प्लस ट्रांसलेशन वाला ये हो जाएगा हमारे पास M V COM R परपेंडिकुलर, है ना? तो यहाँ पे ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं रहा, ओनली रोटेशन हो रहा है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, I COM सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, है ना? तो चाहे तुम इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो चाहे इसके अबाउट करो, A या B के अबाउट, सही अदर और कोई पॉइंट ले लो सेम ही आएगा। तो दोनों का रेशियो पूछा है LA/LB, वो आ जाएगा हमारे पास 1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।